इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास में जो खिलजी राजवंश आता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और पहले मैं आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बता चुका हूं, जो इस खिलजी वंश के संस्थापक भी रहे थे। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 से 1296 ईस्वी तक इस दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जाता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करेंगे और अगले इस खिलजी वंश के शासक कौन बनते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो आज मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताने वाला हूं। तो अगले जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनका नाम क्या था, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वह समय माना जाता है 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहा था, इस अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये इनके अगर अपन बचपन के नाम की बात करें, इनके बचपन का नाम अली गुरु शास्प था। यानी इनके अगर अपन बचपन के नाम की बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था वह अली गुरु शास्प था। और शासक बनने से पहले ये कड़ा यानी इलाहाबाद का जो क्षेत्र आता है उसका गवर्नर भी था। तो शासक बनने से पहले इलाहाबाद में कड़ा क्षेत्र का जीजी था, अर्थात गवर्नर जनरल था। तो अभी तक मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दो बातें बताई है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरु शास्प था और शासक बनने से पहले ये इलाहाबाद में जो कड़ा क्षेत्र आता है उसका गवर्नर जनरल भी कौन रहा था, तो साहब ये अलाउद्दीन खिलजी रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन और कौन से शासक आते हैं, किस प्रकार से इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साम्राज्यवादी नीति को अपनाया गया, अर्थात अपने साम्राज्य का ये ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता था और अथाह धन संपदा ये अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण इसने कौन कौन से युद्ध अभियान भेजे उनके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप यहां लिख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो पहला युद्ध अभियान भेजा था वह शासक बनने के 2 वर्ष बाद इसने अपना जो युद्ध अभियान था वह भेजा था। तो अपन पहले नंबर पे चर्चा किसके बारे में करेंगे, गुजरात पर। गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण
और ये आक्रमण कब किया इसने, तो आप वो भी लिख सकते हो 1299 ईस्वी में। तो अब मैं आपको बताता हूं, ये बना दिया मैंने आपके सामने दिल्ली, और दिल्ली के शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। यहां दिल्ली के शासक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, जो शासक कहां के, दिल्ली के। अगर इधर अपन बात करें समकालीन गुजरात के शासक की, समकालीन गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, तो गुजरात के शासक का नाम था कर्ण बघेला। कर्ण बघेला। तो मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी और समकालीन गुजरात के शासक कौन आते हैं, कर्ण बघेला। और इस कर्ण बघेला के एक मंत्री आता है, मंत्री, और मंत्री के अगर नाम की बात करें तो उसका नाम क्या मिलता है, माधव। मैंने क्या बताया कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन गुजरात के शासक आते हैं कर्ण बघेला, और कर्ण बघेला के मंत्री कौन थे, माधव, जिसको जो महल के गुप्त रास्ते थे और जो सारी जिम्मेदारी थी वो अलाउद्दीन, ये जो गुजरात के शासक थे कर्ण बघेला, इसने किसको सौंप रखी थी, इस माधव को। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1299 में गुजरात के ऊपर अटैक किया जाता है, और अटैक में होता क्या है, पहले तो ये अलाउद्दीन खिलजी काफी लंबे समय की घेराबंदी के बाद में इसके द्वारा एक ही नीति अपनाई जाती है, और वह क्या है, लालच की नीति। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस माधव को क्या दे दिया गया, लालच। इसको क्या दे दिया इसने, लालच। और लालच दे के क्या किया, इस कर्ण बघेला के ऊपर क्या कर दिया, पीछे से आक्रमण। कर्ण बघेला के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण। और इस आक्रमण में कर्ण बघेला को हार का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है, और ये अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजयी रहते हैं। क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। तो ये था गुजरात पर आक्रमण किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने दो सेनापतियों को यहाँ पे भेजा जाता है। मैं उनके नाम भी बता देता हूं, आप लिख सकते हो। एक सेनापति का नाम था उलुग खां, उलुग खां, और दूसरे का नाम था नुसरत खां, नुसरत खां। तो आप इसको यहां से हटा सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात पर जब आक्रमण किया गया था तो दो सेनापति भेजे गए, एक का नाम उलुग खां और दूसरे का नाम नुसरत खां, और दोनों ने मिलकर इस गुजरात के कर्ण बघेला के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण। और इस आक्रमण में कर्ण बघेला की हार होती है और इस अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है, जीत होती है। क्या होती है, जीत होती है। तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी को विजय मिली और कर्ण बघेला को हार का सामना करना पड़ा था। तो उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में 1299 ईस्वी के इस युद्ध में गुजरात के शासक कर्ण बघेला को डिफीट कर दिया जाता है, और सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को भी इनके द्वारा मतलब उठा लिया जाता है। लेकिन जालोर के शासक कानरदेव चौहान के द्वारा उसको भी लूट के वापस कहां पे भेज दिया जाता है, गुजरात में। लेकिन जब मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई थी उस समय आपको ये मामला बता दिया था। तो अभी आपको ये याद रखना है कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापति उलुग खां और नुसरत खां 1299 में गुजरात के कर्ण बघेला को डिफीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं कि आगे और क्या क्या किया जाता है इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1299 में गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात की अथाह धन संपदा को लूटने के साथ ही गुजरात को नष्ट कर दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इनके बचपन का नाम अली गुरु शास्त्र था और शासक बनने से पहले ये कड़ा क्षेत्र यानी इलाहाबाद का गवर्नर भी रहा था। तो अब अपन रणथंभौर के युद्ध की बात करेंगे।
लेकिन रणथंबोर के युद्ध की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना है उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो दिल्ली के शासक कौन? दिल्ली के शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के अगर शासक की बात करें तो शासक का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और आगे अगर अपन बात करें तो यहां पे बात करें अपन मंगोल की। मंगोल, और मंगोल कहां पे पड़ता है? चाइना में, अर्थात चीन में। तो मंगोल के एक मित्र आते हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, जिनका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और इधर समकालीन अगर रणथंबोर के शासक की बात करें, रणथंबोर का आपको पता है रणथंबोर कहां पे पड़ता है? सवाई माधोपुर में। रणथंबोर के अगर शासक की बात करें तो रणथंबोर के शासक का नाम था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। और हम्मीर देव चौहान को इतिहास में अपनी हट के लिए जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि हटी हमीर के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो साहब रणथंबोर के जो हम्मीर देव चौहान है वो अपनी हट के लिए इतिहास में जाने जाते हैं। और इनके लिए एक पंक्ति भी आती है, क्या? सिंह सबन सतपुरुष बचन, कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो जिस प्रकार केले के एक बार ही फल आता है, जैसे शादी के दौरान लड़कियों पर जो तेल एक बार ही चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हमीर देव चौहान ने अगर किसी बात का कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये प्रतिभा कौन रखता है? हमीर देव चौहान। तो होता क्या है, मंगोल का ये जो मोहम्मद शाह था, ये मित्र किसका था? इस अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था? मित्र था। मित्र। और इस अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के अगर नाम की बात करें तो पत्नी का नाम मिलता है अपन को चिमना बेगम। चिमना बेगम। और बहुत सी किताबों में अपन को इस नाम अपन को क्या देखने को मिलता है? मराठा बेगम। मराठा बेगम। तो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम चिमना बेगम, या फिर अपन इसको मराठा बेगम भी कह सकते हैं। तो होता क्या है, ये मंगोल जो चाइना में पड़ता है, यहाँ का जो शासक था ये मोहम्मद शाह, ये अपने मित्र के पास में मिलने के लिए आ जाता है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के पास में ये मिलने के लिए आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये दरबार में आता है और अपने मित्र के पास में जैसे ही कुछ समय रुकता है ये, तो रुकने के बाद में होता क्या है, ये मोहम्मद शाह और चिमना बेगम आपस में क्या करने लग जाते हैं? प्रेम करने लग जाते हैं। अर्थात इन दोनों का क्या हो जाता है? मामला सेट हो जाता है। तो चिमना को तो मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ी थी और मोहम्मद शाह को चिमना के बारे में पढ़ी थी। तो जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, इस बात का पता चल गया। लेकिन ये चिमना बेगम और मराठा बेगम इस अलाउद्दीन खिलजी का मामला सेट करना चाहते थे, अर्थात ये इसको मौत के घाट उतार कर दोनों दिल्ली पर शासन करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने जब इस अलाउद्दीन खिलजी को कहने का मतलब मारने के बारे में सोचा, उससे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल गया कि अपनी ये जो चिमना है ये मोहम्मद शाह के साथ में फुर्र होना चाहती है। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस मोहम्मद शाह से ये कहा गया कि भाई तू ऐसा कर, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले, तेरे को और कोई भी रानी पसंद आए तो उनको मतलब उनके साथ शादी कर सकता है, लेकिन मेरी ये जो प्रिय रानी है चिमना बेगम, इसको छोड़ दे। ऐसा किसने बोला? अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे बोला? मोहम्मद शाह से। लेकिन मोहम्मद शाह कहाँ मानने वाला था? मोहम्मद शाह ने क्या कहा कि साहब मैं वसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझे पेश ना करो साहब, मैं इस चिमना को छोड़ के किसी और पे नहीं मरने वाला। ऐसा किसने बोला? मोहम्मद शाह ने। तो जब मोहम्मद शाह ने ऐसा बोला तो अलाउद्दीन खिलजी
खिलजी ने क्या सोचा कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, इसको सल्टाना ही पड़ेगा। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस मोहम्मद शाह को क्या मारने के बारे में सोचा गया, अर्थात ये इसको मारना चाहता था। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया या इसके ऊपर प्रहार किया, तो ये मोहम्मद शाह यहाँ दिल्ली से बचकर भाग जाता है और कहां पे आ जाता है, साहब रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के पास में आ जाता है। और रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के पास में आकर इससे प्रार्थना करने लगता है कि आप मेरे को शरण प्रदान करो। और ये हमीरदेव चौहान शरणागत को आश्रय देना अपना परम कर्तव्य मानते थे। तो इसको शरण दे दी जाती है, किसके द्वारा, हमीरदेव चौहान के द्वारा इस मोहम्मद शाह को क्या दे दी गई, शरण दे दी गई, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण किया गया, तो ये मोहम्मद शाह भागकर कहां पे चला गया, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान के पास में याचना करने पर हमीरदेव चौहान के द्वारा इसको शरण दे दी जाती है और इसकी रक्षा का वचन दिया जाता है कि जब तक मैं हूं तब तक आपको अलाउद्दीन खिलजी तो क्या, भारत का कोई भी शासक छू नहीं सकता। ऐसा वचन किसने दे दिया, हमीरदेव चौहान ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के पास में संदेश भिजवाया कि आप ऐसा करो, मेरा एक जो मतलब अहित चाहने वाला है, विद्रोही सैनिक है मोहम्मद शाह, वो आपके पास आ गया है, तो आप ऐसा करो उसको मेरे लिए सौंप दो। लेकिन हमीरदेव चौहान ने सुरक्षा का वचन दिया था, तो हमीरदेव चौहान ने इसको मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने से मना कर दिया। इसी वजह से यह युद्ध होता है कौन सा, 11 जुलाई 1301 का रणथंभौर का युद्ध। तो एक तो कारण यह बनता है कि मोहम्मद शाह को जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मांगा गया तो इस हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया। उसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1291 को जब रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था, तो वह रणथंभौर को नहीं जीत सका था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हार का बदला भी लेना चाहता था। इसी वजह से ये दो कारण बनते हैं रणथंभौर पर हमीरदेव चौहान के आक्रमण करने के। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको रणथंभौर पर होने वाले अटैक के बारे में बताता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब हमीरदेव चौहान से इसको मांगा गया मोहम्मद शाह को, तो इसके द्वारा साफ इनकार कर दिया जाता है कि मैं जो ये मोहम्मद शाह है इसको आपके लिए नहीं सौंप सकता। तो आगे क्या होता है, रणथंभौर का युद्ध। और युद्ध कब हुआ, 11 जुलाई 1301। एक तरफ दिल्ली, और दिल्ली के शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और इधर बात करें रणथंभौर की, और रणथंभौर के जो शासक थे उनका नाम क्या था, हमीरदेव चौहान। और बात करें अगर इनकी पत्नी की, तो पत्नी का नाम क्या मिलता है, रंगा देवी या रंग देवी। और सेनापतियों की अगर बात करें, सेनापतियों के दो नाम आते हैं, एक का नाम रतिपाल और एक का नाम मिलता है अपन को रणमल। तो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान और पत्नी का नाम रंगा देवी और सेनापति कौन, रतिपाल रणमल। तो इसके अलावा भी एक 1299 में घटना होती है, हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध जिसको अपन कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात आती है, उसमें ये नुसरत खां मारा गया था।
तो अपन जब मैं आपको सवाई माधोपुर का स्पेशली इतिहास पढ़ाऊंगा उस समय आपको ये बता दूंगा। लेकिन अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, 11 जुलाई 1301 के रणथंभौर के आक्रमण की। तो दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान और इनकी पत्नी रंगा देवी। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है और काफी लंबे समय तक घेराव या घेराबंदी की जाती है, लेकिन ये रणथंभौर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो इन्होंने एक योजना निकाली और वो योजना क्या थी, अंग्रेजों की तरह की योजना थी और योजना का नाम था साहब लालच वाली योजना। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति रतिपाल और रणमल को क्या दे दिया, लालच। क्या दे दिया इसने, लालच दे दिया। किसको, लालच किसको दे दिया, रतिपाल और रणमल को। और इस रतिपाल रणमल ने जो दुर्ग के गुप्त रास्ते थे वो इसको बता दिए, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बता दिए तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब ये युद्ध हुआ दोनों शासकों के मध्य में, तो युद्ध में इस हमीरदेव चौहान को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा और ये अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहता है। क्या रहता है, विजयी। और हमीरदेव चौहान के द्वारा यहाँ पे एक बात आप और भी लिख सकते हो, केसरिया किया जाता है, केसरिया। और इस रंगा देवी के द्वारा क्या किया जाता है, जोहर किया जाता है। इस वजह से एक प्रश्न बनता है, क्या राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोहर, राजस्थान के इतिहास का पहला जोहर कौन सा था, तो साहब ये रणथंभौर में 11 जुलाई 1301 में जो हमीरदेव चौहान और रंगा देवी के द्वारा ये जो शाखा किया गया था, ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था, प्रथम शाखा था। और शाखा कब बनता है, जब केसरिया भी होता है और जोहर भी होता है, तो क्या बन जाता है, शाखा। इस प्रकार राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा रणथंभौर में हुआ 11 जुलाई 1301 को। उसके अलावा भी आप ये बता सकते हो कि राजस्थान के इतिहास का पहला जलजोहर कहां पे हुआ था, तो साहब वो भी रणथंभौर में ही हुआ था 10 जुलाई 1301 को। तो एक दिन पहले इस जोहर या शाखा से एक दिन पहले इसकी जो हमीर की जो पुत्री थी देवल, वह पदम तालाब के अंदर कूदकर अपनी मतलब आत्महत्या कर लेती है। इसी वजह से राजस्थान के इतिहास का पहला जलजोहर कहां पे हुआ था, तब भी आंसर क्या बनता है, रणथंभौर। और वह कब हुआ था, 10 जुलाई 1301 को। और ये शाखा कब हुआ, 11 जुलाई 1301 को। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन और भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।